हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेडिएशन फिजिक्स का टॉपिक है ये एक्सरे ट्यूब। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थ्रू आउट आपको इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो एक ट्यूब फिजिक्स जिसे हम कहते हैं उसका ये सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरे ट्यूब में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? जनरेशन ऑफ एक्सरे ट्यूब। भाई अब एक्सरे ट्यूब तो पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट कहाँ से हुई ट्यूब का? मतलब हमने ये पढ़ा था पहले कि एक्सरे की डिस्कवरी तो डब्ल्यूसी रॉन्टजन ने कर दी। उस टाइम डब्ल्यूसी रॉन्टजन ने कौन सी ट्यूब का यूज किया था? क्रूक्स-हिटॉफ ट्यूब का। तो भाई क्रूक्स-हिटॉफ ट्यूब का यूज उस एक्सपेरिमेंट में हो गया था, उसके बाद उसका यूज नहीं हुआ। तो उसके बाद यूज हुआ तो हुआ किसका? कौन कौन सी ट्यूब्स आई, ट्यूब्स में क्या क्या मॉडिफाई किया गया, मतलब मॉडिफिकेशंस तो हुए ही ना जनरेशंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्सरे ट्यूब में जनरेशन ऑफ एक्सरे ट्यूब की, कितनी जनरेशन आई ट्यूब की। चलो स्टार्ट करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट जनरेशन इज गैस ट्यूब। सबसे पहले किसका यूज किया गया? गैस ट्यूब का। द सेकंड इज कुलिज ट्यूब। सेकंड जनरेशन में कौन सी ट्यूब आई? कुलिज ट्यूब। उसके बाद थर्ड जनरेशन यानी कि थर्ड मतलब गैस ट्यूब का यूज हो गया, कुलिज ट्यूब का यूज हो गया, उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट्स आते रहे, मॉडिफिकेशन कंटिन्यू चलता रहा और थर्ड में आई मॉडर्न एक्सरे ट्यूब जिसका यूज हम आज कर रहे हैं। आज हम किसका यूज कर रहे हैं? मॉडर्न ट्यूब का यूज। गैस ट्यूब का यूज अब नहीं होता है, कुलिज ट्यूब का यूज भी नहीं होता है। अब किसका यूज होता है? मॉडर्न एक्सरे ट्यूब का। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब भी टू टाइप्स की होती है जो हमने पढ़े हैं। दो इलेक्ट्रोड हम पढ़ते हैं, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है। कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, लर्न है ना ये वाली चीज। तो एनोड के बेसिस पे एनोड कैसा होगा? स्टेशनरी है, मतलब एक ही जगह पर है, या एनोड घूम रहा है। तो एक होता है स्टेशनरी एनोड, दूसरा होएगा आपका रोटेटिंग एनोड। तो मॉडर्न जो एक्सरे ट्यूब है वो दो पे बेसिस है। किस किस पर? एक स्टेशनरी एनोड ट्यूब, दूसरा रोटेटिंग एनोड ट्यूब। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं गैस ट्यूब से कि गैस ट्यूब थी क्या। ये डायग्राम है गैस ट्यूब का। डायग्रामेटिक व्यू से पहले से समझ लीजिए। दो इलेक्ट्रोड थे, कैथोड और एनोड, ठीक है। कैथोड से तो जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड कर रहे थे तो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे इससे जो एनोड के टारगेट पर। ये क्या है? एनोड का टारगेट। क्या है? टारगेट। जो एनोड के टारगेट पे जाके टकरा रहे थे और क्या हो रहा था? एक्सरेज का प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। और ये जो कैथोड और एनोड जो दोनों इलेक्ट्रोड है ये किस में पैक है? ये क्या है? ये जो कवरिंग है पूरी ये क्या है? एक ग्लास का एनवेलप था। क्या था? ग्लास एनवेलप। ये चीज थी ग्लास एनवेलप। अब कोई पूछ ले कि भाई ग्लास का एनवेलप तो था लेकिन बताओ बनावा किसका था? ग्लास एनवेलप में किस मटेरियल का यूज किया था? तो ग्लास एनवेलप किसका बना हुआ था? पायरेक्स ग्लास का। किसका बना हुआ था? पायरेक्स ग्लास का। पायरेक्स ग्लास, या फिर हम कह सकते हैं एक और नाम, पायरेक्स ग्लास तो हम पढ़ ही रहे हैं, दूसरा इसे कह सकते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास। क्या कह सकते हो आप? बोरोसिलिकेट। ठीक है, रिमेंबर, पायरेक्स ग्लास या फिर बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है। एक बेरिलियम विंडो लगी हुई थी जो लो एटॉमिक नंबर की बनी हुई थी। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि बेरिलियम विंडो लो एटॉमिक नंबर की क्यों होती है। अभी हम इतना जान लेते हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी इतना पढ़ते हैं। एक्सरे ट्यूब के इनिशियल डेज में, मतलब जब एक्सरे ट्यूब स्टार्ट ही हुई थी, इनिशियल डेज की बात की जा रही है, अभी की बात नहीं की जा रही है। इनिशियल डेज में गैस ट्यूब का यूज एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए किया जाता था। किसका यूज किया जाता था? एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए इस गैस ट्यूब का। ये जो पायरेक्स ग्लास है, ये ग्लास जो एनवेलप है, इसके अंदर क्या फील्ड थी? गैस फील्ड थी। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि गैस ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स का यूज किया। पढ़ ही रहे हैं, हर ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड का ही यूज करते हैं हम। फर्स्ट होता है कैथोड, सेकंड होता है एनोड। कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है, एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि गैस ट्यूब के कंस्ट्रक्शन में ग्लास एनवेलप यूज में लिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके कंस्ट्रक्शन में किसका यूज लिया गया? इसका, ग्लास एनवेलप का। ये पूरा ग्लास एनवेलप है, ठीक है, जिसमें क्या फील्ड थी? गैस फील्ड थी। इस पूरे एनवेलप में क्या फील्ड थी? गैस फील्ड थी, पूरे में गैस फील्ड थी। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये चीज मैंने भी नहीं पढ़ी थी कि गैस ट्यूब में कौन सी गैस फील्ड होती है।
आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जो गलती मैंने की वो आप लोग नहीं करें। गैस कौन सी फिल होती है गैस ट्यूब में? सबसे कॉमन गैस फिल होती है आर्गन। कौन सी होती है? आर्गन। आपको नाम याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है इस नाम को। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कंपटीशन में भी पूछ सकते हैं, वाइवा में भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए आप जरूर नाम याद रखें कि गैस ट्यूब में आर्गन फिल रहती है। ओके, तो अब हम इलेक्ट्रोड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैथोड क्या था और एनोड क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले कैथोड, ये जो कैथोड है इसकी बात कर रहे हैं। कैथोड जिसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, आप सब जानते हैं कि ये कैसा होता है नेचर में, नेगेटिव। ठीक है, तो कैथोड के लिए क्या कहा गया है? गैस ट्यूब में कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि गैस ट्यूब में कैथोड जिसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहा गया है, उसका क्या यूज था? इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए किया गया था। गैस ट्यूब में नेगेटिव इलेक्ट्रोड का यूज किस लिए किया गया था? इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए। भाई जब इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई जब हम देते हैं ना, तो ये क्या एमिट करता है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या कैथोड क्या एमिट करता है? इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना है, कैथोड क्या एमिट करता है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये होता कैसा है कैथोड? जहाँ से ये इसका मेन चीज है, जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, तो इसका शेप कैसा होता है? कैसे शेप का है ये? कॉनकेव। कैसा शेप लिया गया इसका? कॉनकेव शेप। इतना आपको याद रखना है किसके बारे में? कैथोड के बारे में। क्या है पहला पॉइंट? समझ में आ गया कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और गैस ट्यूब में इसका यूज क्यों लिया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन के लिए। और ये होता कैसा है? कॉनकेव शेप का। ठीक है, उसके बाद में कि अब बात आती है कि कैथोड बना हुआ किसका होता है। ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कैथोड किसका बना हुआ होता है। तो ये किसका बना हुआ है? एल्यूमिनियम का। किसका बना हुआ होता है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि कैथोड का सेंटर इस तरह रखा गया कि वह टारगेट को फोकस कर सके। अब बात करते हैं इसकी। ये है कैथोड। अब इसको कैथोड को कैसे अरेंज किया गया? कैथोड का सेंटर कहाँ रखा? अभी कोई कहे कि हम कैथोड को यहीं क्यों रख रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं रख सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं रख सकते? तो इसका एक रीजन है क्यों नहीं रख सकते। अगर हम यहाँ रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी चले जाएंगे, एनोड पर तो जा ही नहीं रहे हैं। और बेसिकली जाना कहाँ है इन इलेक्ट्रॉन्स को? एनोड के टारगेट पर। ये क्या है? टारगेट। ठीक है, तो इसीलिए इसका सेंटर हमने इसके जस्ट सामने ही रखा, ताकि इससे जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो वो सीधा एनोड के टारगेट पर जाए। फॉर एग्जाम्पल ये है इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से निकल रहे हैं। अगर हम इसका टारगेट ही सेट नहीं रखेंगे, जैसे इसके सामने टारगेट रखेंगे ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो कहीं भी चले जाएंगे ना। समझ में आ रही है आपको चीज? तो हम ऐसा ही रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और टारगेट के सामने, तो ये टारगेट से टकरा रहे हैं। टारगेट से टकराएंगे, उसके बाद ही क्या होगा? एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा। चलो अब आगे एनोड पढ़ते हैं। ये कैथोड की बात यहाँ खत्म हो गई है, अब हम एनोड पढ़ेंगे। एनोड क्या है? एनोड को क्या कहा गया है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, हमने अभी पढ़ा। एनोड का फॉर्मेशन, अब एनोड का फॉर्मेशन किससे हुआ हुआ है? भाई कैथोड तो हमारा एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ये चीज हमने याद कर ली। अब हमारा एनोड किसका बना हुआ है? एनोड हमारा बना हुआ है टंगस्टन प्लस कॉपर का। किसका बना हुआ है? टंगस्टन प्लस कॉपर का। एनोड किसका बना हुआ होगा? टंगस्टन और कॉपर का। याद रखना है आपको, गैस ट्यूब में कैथोड तो एल्यूमिनियम का बना हुआ है और हमारा एनोड टंगस्टन प्लस कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, अब टारगेट की बात करिए। अब टारगेट की पोजीशन कैसी है? टारगेट की पोजीशन एनोड से 45 डिग्री का एंगल बनाए हुए रहती है। टारगेट कैसा रहता है? टारगेट है ना, कभी भी जैसे कि ये आपका कैथोड हुआ, ठीक है, तो टारगेट कभी भी ऐसे नहीं होगा, ये इस पे ऐसे सीधा नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। टारगेट की पोजीशन हमेशा इस एनोड से 45 डिग्री पर अरेंज रहेगी। कितने डिग्री पर रहेगी अरेंज? 45 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। तो ये एनोड कैसे अरेंज है? 45 डिग्री पर। सॉरी, एनोड नहीं, टारगेट। टारगेट एनोड से 45 डिग्री पर अरेंज होगा। आगे चलते हैं। टारगेट कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके एक्सरे का प्रोडक्शन करता है। तो क्या हो रहा है? कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स गए टारगेट पर और टारगेट से निकली एक्सरेज। टारगेट से क्या होगा? एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा। उसके बाद यहाँ जो भी है, जैसे हमारा ये पेशेंट है, तो ये रेज किस पर जाएगी? पेशेंट पर जाएगी। उसके बाद ही हम आगे का डायग्नोस करेंगे, जो भी होगा वो सब बाद की बातें हैं। आपको बस अभी इतना याद रखना है कि जब हम एक बार वापस से शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई है, कैथोड है, एनोड है। कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रिक सप्लाई हमने प्रोवाइड की, तो कैथोड क्या होगा? कैथोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स किस पर स्ट्राइक करेंगे? जाके टारगेट पर। टारगेट का क्या चीज है?
ये जो फ्रंट चीज है ये आपकी ये है टारगेट, जो कैसे अरेंज है 45 डिग्री पर, एकदम सीधा अरेंज नहीं है, 45 डिग्री पर अरेंज है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स टारगेट पर आके स्ट्राइक करेंगे क्या होगा, आपका एक्सरेज का प्रोडक्शन क्या निकलेगी, एक्सरेज निकलेगी। ओके, अब हम जानेंगे कि इसका यूज हमने लेना बंद क्यों कर दिया। इसमें ऐसी भी क्या चीज थी, रिमेंबर कि इसमें हमने पढ़ा है कि गैस थी, यहाँ पे क्या थी, गैस थी। तो इस गैस से क्या डिफेक्ट आया, क्या आप बता सकते हैं गैस से क्या डिफेक्ट आया? चलो मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या डिफेक्ट था और इसे क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया गया। गैस ट्यूब में गैस का यूज लेने के कारण कैथोड से एमिटेड इलेक्ट्रॉन पास में प्रेजेंट गैस के अणु यानी मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देते थे। क्या हो रहा था कि जब कैथोड जो था उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, वो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी डायरेक्शन में निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे तो हर डायरेक्शन में निकल रहे थे, इधर भी निकल रहे थे, इधर भी निकल रहे थे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे थे, आयनाइज कर रहे थे। क्या कर रहे थे, आयोनाइज्ड, क्या कर रहे थे, आयनाइजेशन हो रहा था। तो आयनाइजेशन की वजह से फिर क्या हो रहा था, पढ़ते हैं, आयोनाइज कर रहे थे। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा था, जिससे टारगेट पर एनर्जी सप्लाई में कमी हो जाती थी। क्या हो गया था, अब जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स टारगेट पर आके टकराएंगे उतना ही तो ज्यादा एक्सरे का प्रोडक्शन होगा, कॉमन सेंस, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर चले जाएंगे, गैस को आयोनाइज कर देंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो जिससे क्या होगा, पढ़ते हैं। अतः एक्सरे प्रोडक्शन हेतु अधिकतम एनर्जी का यूज लिया गया। तो फिर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो ये जो टारगेट है, ये जो एनोड है, ये कैसा यूज ले रहा था, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी। क्या जरूरत पड़ रही थी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या कर रहे थे, वो इधर आने की बजाय इधर तो बहुत कम पहुंच पा रहे थे और ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे थे, इन गैस के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर रहे थे। इसके लिए इधर ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, किसकी, एनर्जी की। उसके बाद पढ़ते हैं, अत्यधिक एनर्जी के यूज से अब अगर एनोड ज्यादा एनर्जी का यूज लेगा तो उससे क्या होगा, अगर ये ज्यादा एनर्जी का यूज लेगा ना तो इससे हीट का प्रोडक्शन होगा। किसका प्रोडक्शन होगा, हीट का, ठीक है। और अगर हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होने लग गया तो ट्यूब क्या होगी, ये जो पूरी ट्यूब है ये बार बार गर्म होगी, गर्म तो होगी ही, ठीक है। अगर ट्यूब बार बार गर्म होगी तो क्या होगा, ट्यूब की कैपेसिटी कैसी होगी, दिन ब दिन कम होती जाएगी, तो ट्यूब फेलियर होगा। क्या होगा, ट्यूब फेलियर बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ट्यूब जल्दी खराब हो जाएगी। जहाँ ट्यूब 1 साल में खराब होने वाली थी वहाँ वो 1 महीने में ही खराब हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल। ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था, ठीक है। तो समझ में आया कि आपको कि गैस ट्यूब का यूज हमने क्यों लेना बंद कर दिया, क्योंकि एक बार वापस शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वो क्या कर रहे थे, जो पास में प्रेजेंट गैस के मॉलिक्यूल्स थे उनको क्या कर रहे थे, आयनाइज कर रहे थे और टारगेट तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। इसलिए टारगेट को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी, किसकी, ज्यादा एनर्जी की। और ज्यादा एनर्जी का टारगेट अगर यूज में लेने लग गया तो जिससे क्या हुआ, हीट का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, और अगर हीट का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो उससे क्या हुआ, ये जो ट्यूब थी ये बार बार क्या होने लगी, गर्म होने लग गई। क्या होने लग गई, गर्म होने लग गई, और बार बार गर्म होती थी तो ऑफ करना पड़ता था उसको, ठीक है। और बार बार ऑफ करते थे, मतलब गर्म होने से बेसिकली ये समझ लीजिए आप कि ट्यूब खराब होने लग जाती थी, जल्दी से खराब हो जाती थी। तो इसीलिए यहाँ से इसका यूज फिर डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इसको यूज में लेना ही बंद कर दिया, ठीक है। तो अब हम सेकंड पढ़ेंगे कुलिश ट्यूब। हमने गैस ट्यूब पढ़ी, गैस ट्यूब के हमने डिफेक्ट्स भी पढ़ लिए, अब सेकंड कौन सी आई थी, कुलिश ट्यूब। चलो थ्योरी में पढ़ते हैं कुलिश ट्यूब को। पहले क्या कह रहे हैं, ये ईयर 1903 में, कौन से ईयर में, 1903 में फ्लेमिंग व रिचर्डसन, 2 साइंटिस्ट आए थे, फ्लेमिंग और रिचर्डसन ने कुलिश ट्यूब के बारे में बताया। कौन कौन साइंटिस्ट आए थे, एक तो फ्लेमिंग और दूसरे कौन से आए थे, रिचर्डसन। क्या बताया भाई, पढ़ते हैं। इनके अकॉर्डिंग किसी मेटल की वस्तु को वैक्यूम के अंदर इतना गर्म करते हैं कि उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लग जाते हैं। अब इन्होंने क्या बताया कि कोई भी मेटल की वस्तु, कोई भी चीज, जैसे कि हमारा मेटल क्या था पहले, कैथोड है हमारा मेटल, एल्यूमिनियम का बना हुआ था वो, तो क्या हुआ, कैथोड। बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, मेटल की वस्तु यानी कि कैथोड। कोई भी मेटल की वस्तु हो सकती है, अगर उसको हम किस में रखेंगे, वैक्यूम में रखेंगे। ये कैथोड है, इसको किस में रखा इन्होंने, वैक्यूम में। किस में रखा, वैक्यूम में। और इतना गर्म किया, इतनी इलेक्ट्रिक सप्लाई दी और इतना गर्म किया कि इसकी सरफेस से, ये क्या है, ये चीज है इसकी सरफेस, इसकी सरफेस से क्या होने लग गया, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होने लग गया।
क्या होने लग गया भाई? इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन। अब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगा तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस है? हमने कैथोड को गर्म किया, कैथोड को वैक्यूम में रखा और उसकी सरफेस से या उसकी सतह से कुछ भी बोल लो, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होने लगा तो इस प्रिंसिपल को उन्होंने कहा थर्मियोनिक एमिशन। क्या कहा? थर्मियोनिक एमिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस सुन लीजिए कि एक्सरे ट्यूब किसके प्रिंसिपल पर वर्क करती है? थर्मियोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पर। किस पर? थर्मियोनिक एमिशन। ये थर्मियोनिक एमिशन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में अलग से शॉर्ट नोट्स में भी आता है, तो इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये डिटेल में थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है। अभी यहाँ से इतना समझना है कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मियोनिक एमिशन। और थर्मियो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का निकलना किसके प्रिंसिपल पर बेस है? थर्मियोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पर। और इसी प्रिंसिपल के कारण, किस प्रिंसिपल के कारण? थर्मियोनिक एमिशन के प्रिंसिपल के कारण इस ट्यूब को यानी कि कुलिश ट्यूब को क्या नाम दिया गया? एक तो हॉट कैथोड, यानी कि कैथोड को हम गर्म कर रहे थे इसलिए हॉट कैथोड, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्यूब। दूसरा क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन ट्यूब, क्योंकि इससे क्या निकल रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। अब क्या पढ़ेंगे? कुलिश ट्यूब की कंस्ट्रक्शन यानी कि बनावट, कि भाई बनी भी कैसे थी। गैस ट्यूब की भी पढ़ी थी हमने, इसकी भी पढ़ेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था। आइए पढ़ते हैं। इस ट्यूब में किसी भी तरह से एयर का यूज नहीं किया गया था। क्या हुआ था? गैस ट्यूब में क्या थी? गैस थी, एयर थी इन द सेंस, ठीक है। तो इसमें क्या किया था हमने? एयर हटा दी। ये ट्यूब कैसी थी? पूरी वैक्यूम थी, कोई भी एयर नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल भी एयर नहीं थी, पूरा वैक्यूम रखा गया था इसे। इसी कारण से इसमें क्या हो रहे थे? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन रहे थे। भाई जब गैस थी तब क्या हो रहा था? इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे और गैस के मॉलिक्यूल्स को जाके क्या कर रहे थे? आयोनाइज कर रहे थे, जिससे क्या बन रहा था? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे, ठीक है। क्या बन रहे थे? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। तो अब वो वाली चीज ही खत्म हो गई बिल्कुल, ना गैस है ना सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, पूरा कैसा रख दिया हमने? वैक्यूम रख दिया। तो वो वाली प्रॉब्लम कैसी होगी? सॉल्व हो गई, ठीक है। वो वाला डिफेक्ट था तो उस डिफेक्ट को यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ओके। आगे चलते हैं। कैथोड में स्पाइरल वायर का यूज किया गया था जो कि टंगस्टन का बना हुआ था। अब गैस ट्यूब में आपको याद है कैथोड कैसा था? कॉन्केव शेप का लिया था हमने। यहाँ पे कैसा ले रहे हैं? ये ऐसा स्पाइरल शेप का। कैसा वायर था? स्पाइरल वायर, जो किसका बना हुआ था? टंगस्टन। हम हर जगह टंगस्टन पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, टंगस्टन को शॉर्ट में लिखते हैं W, ठीक है। तो हम इसे W लिखते हैं, ये ध्यान रखना, W लिखेंगे मीन्स टंगस्टन है। कैथोड के रूप में हमने क्या लिया? टंगस्टन। स्पाइरल वायर का यूज किया जो कैसा था? किसका बना हुआ था? टंगस्टन का बना हुआ था। अब क्या बोल रहे हैं कि जिसे 4 एम्पियर व 10 वोल्ट से गर्म किया गया था। अब इस वायर को हम सप्लाई तो दे रहे थे, कितनी दे रहे थे? 4 एम्पियर और 10 वोल्ट। कितनी? 4 एम्पियर 10 वोल्ट। कितनी सप्लाई से गर्म कर रहे थे हम इसको? स्पाइरल वायर यानी कि कैथोड, ये एक तरह से ये आगे वाली चीज को हमने क्या बोलते हैं? स्पाइरल वायर, जो किसका था? टंगस्टन का बना हुआ था, ओके। आगे चलते हैं। टारगेट को कैथोड से अपोजिट साइड में रखा गया। सेम उस ट्यूब में जैसे टारगेट था वैसे ही यहाँ पर है, कैथोड के अपोजिट साइड में क्या अरेंज किया गया? टारगेट को अरेंज किया गया। किसको अरेंज किया गया? टारगेट को कैथोड के अपोजिट साइड में रखा गया। जब कैथोड व एनोड के बीच में हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर एनोड पर टकराने लगते हैं। वही वाला प्रोसेस है, सेम टू सेम, कुछ भी नया नहीं है कि इसको हाई वोल्टेज हमने सप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन्स निकले, किस पे जाके टकराए? इस एनोड के टारगेट पर जाके टकराए और यहाँ से क्या हुआ? एक्सरे का प्रोडक्शन हुआ। सेम चीज आपको याद रखनी है। एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है? जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एनोड के टारगेट पर जाकर टकराते हैं, वहां से क्या होता है? हमारा एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। अब दूसरी चीज क्या थी? पढ़ते हैं। इस ट्यूब के अंदर फोकसिंग कप का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? बहुत नई सारी चीजें आ रही है, आपको सब नया नया लग रहा होगा, मैं जानती हूँ, लेकिन ये सब चीजें आपकी यहीं से क्लियर हो जाएगी तो आपको फुल टर्म यही चीजें पढ़नी है, यही काम आएगी। अब किसका यूज कर रहे हैं भाई? फोकसिंग कप का। किसका यूज कर रहे हैं? फोकसिंग कप, शॉर्ट में आप FC लिख लो, एक ही बात है, फोकसिंग कप का यूज करें। अब कैथोड में क्या लगा हुआ है? फोकसिंग कप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फोकसिंग कप। अब जानते हैं इस फोकसिंग कप का काम क्या होता है। इस ट्यूब के अंदर फोकसिंग कप का यूज किया जो कैथोड में फिलामेंट को चारों ओर से घेरे हुए था। नया वर्ड आया है वापस से, क्या आया है? फिलामेंट। अभी ऊपर आया था फोकसिंग कप, अब आया है फिलामेंट। अब भाई फिलामेंट किसको कह दिया? फिलामेंट हमने किसको कहा है? इसको। ये जो स्पाइरल वायर है ना टंगस्टन का, इसे हमने क्या कहा? इसे हम क्या कहेंगे? फिलामेंट। क्या कहेंगे? फिलामेंट।
इसको फिलामेंट क्यों कहा है? जैसे मतलब एग्जांपल के तौर पे समझिए, एनोड था, एनोड का फ्रंट पार्ट क्या था? टारगेट। तो वैसे ही कैथोड, कैथोड का फ्रंट पार्ट भी क्या है? फिलामेंट। ये स्पाइरल तो इसे इसलिए कहा है स्पाइरल वायर, तो क्योंकि ये स्पाइरल शेप का है। कैसा ये स्पाइरल, ये क्या है? इसकी शेप है, इसलिए इसे स्पाइरल का है। लेकिन ये है क्या चीज? ये है फिलामेंट। क्या है ये? फिलामेंट। ओके, याद रहेगा। उसके बाद में है कि ये फिलामेंट से एमिटेड इलेक्ट्रॉन को निश्चित कक्षा में बांधे रखता है। ये करता क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं हमारे, उनको क्या करता है? ये निश्चित कक्षा में बांधे रखता है। मतलब कि एक फिक्स स्ट्रीम में क्या करता है? ये उनको बांध के रखता है। समझ में आया आपको? जैसे एक बार और समझ लेते हैं। ये कैथोड है, कैथोड को इलेक्ट्रिक सप्लाई जा रही है, और कैथोड से किसका एमिशन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स, एक बार आप सोचिए, इलेक्ट्रॉन्स जरूरी है इसी डायरेक्शन में निकलेंगे कि सीधे टारगेट पे जाके टकराएंगे? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये बोलेंगे हम तो यहाँ भी जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन बोलेंगे हम तो यहाँ भी जाएंगे। फिर क्या करेंगे आप? तो इस चीज को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं? फोकसिंग कप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोकसिंग कप, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक फिक्स पाथ में ट्रेवल करने देता है और सीधा किस पे टक्कर करवाता है? इस टारगेट पर। किससे करवाता है? टारगेट पर। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात हो चुकी है, ये सब की कंप्लीट हो गई है। अब एनोड के लिए बोल रहे हैं। ये एनोड का क्या बोल रहे हैं कि एनोड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? भाई ये तो पता चल गया कि कैथोड टंगस्टन का बना है, फिलामेंट है। एनोड किसका बना है? एनोड सेम गैस ट्यूब की तरह किसका बना है? टंगस्टन और कॉपर का बना है। याद रह जाएगा, टंगस्टन प्लस कॉपर, ठीक है। अब भाई सब चीजें हो गई खत्म। अब हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें डिफेक्ट क्या था? ऐसी क्या चीज थी जिससे कि इस ट्यूब को यूज में ही लेना बंद कर दिया? ऐसी क्या चीज थी? क्या सोचे हैं? क्या सोचा है आपने? क्या लगता है आपको? तो पढ़ते हैं। लंबे समय तक ट्यूब को यूज में लेने से टारगेट अत्यधिक गर्म होकर पिघलने का खतरा रहता था। क्या रहता था? बहुत सारा इसका, अगर हम लंबे टाइम तक यूज करते थे इस ट्यूब को, तो ट्यूब एकदम सही चल रही है, लंबे टाइम तक यूज में भी ले रहे हैं हम इसे, लेकिन क्या हो रहा है कि इससे ये बहुत ज्यादा क्या हो रही थी? गर्म हो रही थी। अब कोई चीज है, उसको हम कंटिन्यूअसली यूज में लेते जाएंगे, तो भाई है तो आखिर मशीन ही, गर्म तो होगी। अगर गर्म होगी तो क्या होगा? ये जो टारगेट होगा ना, ज्यादा हीट से ये कैसा हो जाएगा? मेल्ट होने लगेगा। क्या होने लगेगा? मेल्ट, यानी पिघलने लगेगा। और अगर ये पिघल जाएगा तो फिर ट्यूब का क्या काम रहेगा? कोई यूज ही नहीं रहेगा ट्यूब का, तो ट्यूब का कोई सेंस नहीं रहा। तो इस वजह से, सिर्फ इस डिसएडवांटेज की वजह से क्या हुआ? इस ट्यूब को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसके बाद कौन सी ट्यूब आई? उसके बाद आई मॉडर्न ट्यूब। मॉडर्न ट्यूब में कौन सी दो ट्यूब पढ़ी थी हमने? स्टेशनरी एनोड और रोटेटिंग एनोड। यही दोनों ट्यूब यूज में आती है। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हम किसका यूज ले रहे हैं? रोटेटिंग एनोड का, मतलब रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब का हम यूज ले रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कौन सा? मॉडर्न एक्सरे ट्यूब पढ़ेंगे। ये वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए, मैं सबके डाउट क्लियर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।